अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी अपकमिंग ई कैट टेस्ट की। अगर अभी भी कोई डेफिशिएंसीज हैं उसके अंदर तो उसके लिए किप्स के प्लेटफॉर्म से हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं जो प्रीवियस टू 2025 के जो ओरिजिनल क्वेश्चंस हैं ई कैट के कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट्स के, उसकी डिस्कशन होपफुली ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। इस डिस्कशन को ध्यान से देखिएगा जहाँ से आपको अंदाज़ा होगा किस तरह के क्वेश्चंस ई कैट में पूछे जाते हैं और आपने कैसे उसको अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चंस की नेचर कैसी होगी, डिफिकल्टी लेवल क्या होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन को। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू साइज ऑफ द डाटा टाइप। सी लैंग्वेज की कुछ डाटा टाइप्स होती हैं और यहां पे कुछ उन डाटा टाइप्स का रिलेशन बताया गया है। क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सा रिलेशन आपकी डाटा टाइप्स के लिए बिल्कुल ठीक है। अब इस इक्वेशन को सबसे पहले हम देखते हैं टेबल्स की फॉर्म में। अगर आप टेबल में देखें तो यहाँ पे ये डिफरेंट डाटा टाइप्स है हमारी। कैरेक्टर आपको पता है कि 1 बाइट मेमोरी में ऑक्यूपाई करती है, इंटीजर के लिए 2 बाइट्स रिजर्व होती हैं और फ्लोट 4 बाइट्स एंड डबल 8 बाइट्स। अगर आप इन्हीं मेमोरी एलोकेशंस को यहाँ पुट करें तो कैरेक्टर 1 बाइट ले रहा है, 1 बाइट इज ग्रेटर देन 2 एंड 4, तो ये सीक्वेंस जो है वो आप लोगों के लिए क्या है, रॉन्ग है। अगर हम बी ऑप्शन को देखते हैं तो इंटीजर 2 बाइट लेता है, कैरेक्टर 1 बाइट और फ्लोट 4 बाइट। इस रिलेशन को भी देखें तो ये भी क्वेश्चन आपकी जो है वो सही नहीं लग रही, तो ये भी क्वेश्चन ऑप्शन गलत है। सी ऑप्शन को देखें, कैरेक्टर 1 बाइट इज लेस देन इंटीजर 2 बाइट एंड डबल जो है वो आपको पता है कि 8 बाइट लेता है, तो यहां पे ये क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ठीक है। चार्ली ऑप्शन इज द राइट आंसर। डबल में डी ऑप्शन में देखें तो डबल जो है वो आपकी 8 बाइट रिजर्व करता है मेमोरी में, कैरेक्टर 1 बाइट और इंटीजर जो है वो 2 बाइट, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। द स्पेस लेफ्ट बिटवीन द मार्जिन एंड द स्टार्ट ऑफ अ पैराग्राफ इज कॉल्ड। एमएस वर्ड के अंदर ये कुछ 4 पैरामीटर्स हैं आपकी, स्पेसिंग, मार्जिन, इंडेंटेशन और अलाइनमेंट। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में से आपके जो कीवर्ड्स उनको आइडेंटिफाई करते हैं। हमने बताना है उस स्पेस के बारे में जो स्पेस आपके मार्जिन और पैराग्राफ के स्टार्ट में होती है। अब इन चारों ऑप्शन को वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेसिंग। स्पेसिंग आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर 2 तरह की होती है। एक होती है पैराग्राफ स्पेसिंग, जो कि 2 पैराग्राफ्स होते हैं उनके दरमियान में स्पेस को पैराग्राफ स्पेसिंग कहते हैं। और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है लाइन स्पेसिंग, जो कि आपकी 2 लाइंस के दरमियान स्पेसिंग को कहते हैं। सेकंड ऑप्शन है मार्जिन। अब मार्जिन क्या होता है, आपके टेक्स्ट के साइडों पे ये जो वाइट स्पेस आ रही होती है, जिस तरह आपको पता है कि मार्जिन लाइंस भी लगाते हैं, उसको मार्जिन कहते हैं। टॉप मार्जिन, राइट मार्जिन, बॉटम मार्जिन और लेफ्ट मार्जिन, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है। उसके बाद बात करते हैं अलाइनमेंट की। अब अलाइनमेंट क्या होती है, लेफ्ट और राइट मार्जिन के दरमियान स्टूडेंट्स आपको पता है कि जो पैराग्राफ की जो सीक्वेंस है, जो अरेंजमेंट है, उसको हम अलाइनमेंट कहते हैं। अलाइनमेंट आपकी 4 तरह की होती है, लेफ्ट अलाइनमेंट है, सेंटर है, राइट है और जस्टिफाई है। बाय डिफॉल्ट आपको पता है कि आपका पैराग्राफ जो है वो लेफ्ट लाइन हुआ होता है, लेफ्ट मार्जिन से तमाम लाइंस इक्वल होती है। नाउ वी आर लेफ्ट विद इंडेंटेशन। इंडेंटेशन क्या होती है, अब ये देखिए कि ये आपकी फर्ज करें मार्जिन लाइंस है जहां से डाटा स्टार्ट हो रहा है आपकी, और यहां पे टेक्स्ट थोड़ा सा आगे से स्टार्ट हो रहा है यहां से। अब ये जो मार्जिन लाइंस है और टेक्स्ट की स्टार्टिंग पॉइंट है, इसके दरमियान में जो डिस्टेंस होगा उसके लिए हम कौन सी टर्म यूज करते हैं, इंडेंटेशन कहते हैं। इंडेंटेशन कई तरह की होती है, उसमें कुछ फर्स्ट लाइन भी होती है, कुछ आपकी हैंगिंग इंडेंटेशन भी होती है, कुछ लेफ्ट साइड पे होती है, कुछ राइट साइड पे होती है। तो राइट ऑप्शन क्या है आपकी इंडेंटेशन, जो कि आपकी स्पेस को रिप्रेजेंट करता है। कौन सी स्पेस, जो कि आपके मार्जिन और आपके पैराग्राफ या टेक्स्ट के स्टार्ट में आती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगेन सी प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन आ गया, यहां पे आपने उसके आउटपुट के बारे में बताना है, तो इसकी लाइन बाय लाइन इसको ड्राई रन करते हैं। इसके आउटपुट बतानी है आपने, लेट्स सपोज, और इसके लिए हम लोग स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट को ड्राई रन करते हैं। अगर आप लाइन नंबर 1 पे देखें तो यहां पे 2 वेरिएबल्स हैं, एक हमारे पास k है और k की वैल्यू आपके पास 8 है, और दूसरा आपके पास m है, उसकी वैल्यू 7 है। ये लाइन मेन लॉजिकल लाइन है जहां पे सारा आपका जो प्रोसेसिंग है वो हो रही है। इसमें ये जो है आपका क्वेश्चन मार्क, इसे कहते हैं कंडीशनल ऑपरेटर। अब कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है, ऐसा ऑपरेटर जो कि आपने पढ़ा हुआ है, जो कि आपका इफ और एल्स की तरह काम करता है। कैसे काम करता है, इससे पहले ये जो चीज आ रही है ये आपकी क्या है, ये आपकी कंडीशन है, और
ये स्टेटमेंट कब चलेगी? जब कंडीशन हमारी ट्रू होगी। कॉलन के बाद ये स्टेटमेंट कब चलेगी? जब कंडीशन हमारी फॉल्स होगी। तो इसको वैल्यूएट करते हैं। के के अंदर वैल्यू स्टोर कौन सी हुई है? 8, और एम के अंदर क्या है? 7। अगर हम इसको करें यहां पे तो 8 इज लेस देन 7, दिस मीन्स कंडीशन हमारी क्या हो गई? फॉल्स हो गई। जब कंडीशन फॉल्स होगी तो ये स्टेटमेंट चलेगी और ये स्टेटमेंट आपकी इस रिजल्ट को असाइन हो जाएगी। तो आपकी ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? रिजल्ट इज इक्वल टू m प्लस 4। अब m में हमारे पास क्या है? m में 7 है, और 7 प्लस 4 करेंगे तो आपके रिजल्ट के वेरिएबल के अंदर आपकी जो वैल्यू स्टोर होगी वो क्या होगी? 11। तो 11 इज द राइट आंसर ऑफ दिस प्रोग्राम। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। इन सी लैंग्वेज व्हेन वी ऐड अ लार्ज नंबर विद अ स्मॉल नंबर द रिजल्ट ऑफ द फिनोमेना आर कॉल्ड। अब अगर आप इसकी ऑप्शन को देखें, ओवरफ्लो एरर, अंडरफ्लो एरर, कैंसिलेशन एरर, कंपाइल टाइम एरर, ये चारों एरर्स वो हैं जो कि हमारी प्रोग्रामिंग के अंदर आते हैं। अब क्वेश्चन क्या है कि जब एक लार्ज नंबर और स्मॉल नंबर आपस में मैनिपुलेट होंगे तो कौन सा एरर आएगा? अब इन एरर्स को वन बाय वन देखते हैं। व्हाट इज ओवरफ्लो एरर? ओवरफ्लो एरर कब आता है? जब एक बहुत लार्ज नंबर आपस में और दूसरा लार्ज नंबर आपस में मैनिपुलेट होंगे तो क्या होगा? आपकी जो वेरिएबल की कैपेसिटी है वो कम होगी और जो उसमें वैल्यू स्टोर होगी वो बहुत लार्ज हो जाएगी। तो इस एरर को हम कहते हैं ओवरफ्लो एरर। उसके बाद है अंडरफ्लो एरर। अंडरफ्लो एरर क्या होता है? जब आपका दोनों स्मॉल नंबर आपस में मैनिपुलेट होंगे तो जो आंसर आएगा वो आपका क्या होगा? अंडरफ्लो एरर कहलाता है। उसके बाद है कैंसिलेशन एरर। कैंसिलेशन क्या है? एक बहुत लार्ज नंबर है और एक बहुत स्मॉल नंबर है। फॉर एग्जाम्पल मैं करता हूं, एक बहुत लार्ज नंबर है और इस लार्ज नंबर के साथ अब बहुत स्मॉल नंबर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके जो लार्ज नंबर है उसके इफेक्ट को स्मॉल नंबर कैंसिल आउट कर देगा। तो इस एरर को हम कहते हैं कैंसिलेशन एरर। तो उसके बाद है कंपाइल टाइम एरर। कंपाइल टाइम एरर आपको पता है जो कि सिंटेक्स एरर की कैटेगरी में आता है। और सिंटेक्स एरर क्या होता है? जहां पे आप ग्रामेटिकल रूल्स की वायलेशन करते हैं तो उस टाइम जो एरर आएगा उसको हम सिंटेक्स एरर कहते हैं या कंपाइल टाइम एरर कहते हैं। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है कि जब एक लार्ज नंबर को स्मॉल नंबर के साथ मैनिपुलेट करेंगे तो ये जो ऑप्शन बन रही है इसको कहते हैं कैंसिलेशन एरर। और ये तीनों एरर जो हैं आपको पता है कि ये आपके एग्जीक्यूशन एरर है, ये रन टाइम एरर्स कैटेगरी में आते हैं। ओवरफ्लो एरर, अंडरफ्लो एरर और कैंसिलेशन एरर। तो कैंसिलेशन एरर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। द नंबर ऑफ टाइम्स अ वेव रिपीट्स ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम इंटरवल इज कॉल्ड। ये आपके डाटा कम्युनिकेशन का टॉपिक है, उसके अंदर से क्वेश्चन है। अब यहां से अगर कीवर्ड्स को देखें हम तो क्या कह रहा है वो कि आपकी एक वेव है, अब वो एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के अंदर अपने आप को कितनी दफा रिपीट करती है, उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शंस आर पल्स, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और ऑस्किलेशन। अगर हम इसको डायग्राम से देखें तो ये हमारे पास डायग्राम है। अब आपकी जो वेव है उसकी जो हाइट होती है उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। द हाइट ऑफ अ वेव विद इन अ स्पेसिफिक टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। और अगर हम एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल है 1 सेकंड का, उस 1 सेकंड में आपकी जो वेव है वो अपने आप को कितनी दफा रिपीट कर रही है, तो उसके जो टर्म यूज करते हैं हम डाटा कम्युनिकेशन अंदर, वो क्या है? वो आपकी फ्रीक्वेंसी है। पल्स क्या होता है? पल्स आपको पता है एक सिग्नल होता है। आपकी जितनी भी बिट्स हैं, डाटा है, वो सिग्नल्स की फॉर्म में ट्रैवल करता है, तो उसको हम पल्स कहते हैं। वो 0-1 की फॉर्म में होती है, ऑफ एंड ऑन की फॉर्म में होती है। तो क्वेश्चन था नंबर ऑफ टाइम्स अ वेव रिपीट ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम इंटरवल, उसका सही ऑप्शन क्या है? उसकी फ्रीक्वेंसी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगेन प्रोग्रामिंग क्वेश्चन है, स्टेटमेंट्स को वन बाय वन एग्जीक्यूट करते हैं। लाइन नंबर 1 में देखें स्टूडेंट्स, तो एक वेरिएबल लिया हमने आई, उसमें हमने 0 स्टोर करवा दिया। जो सेकंड लाइन है यहां पे मेन आपकी लॉजिक इंप्लीमेंट हो रही है। इस लाइन को देखते हैं। इस लाइन में ये जो प्लस ऑपरेटर है ये आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर है, और ये जो आई प्लस प्लस है ये आपका पोस्ट फिक्स ऑपरेटर है। अगर इसको वैल्यूएट करें हम, जे इज इक्वल टू आई प्लस 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 आई। अब इस लाइन को हमने वैल्यूएट करना है। ये प्लस आपका अरिथमेटिक प्लस है और ये प्लस जो है आपका, ये है आपका पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अब पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है? जिसमें इंक्रीमेंट बाद में होता है और एक्शन पहले परफॉर्म होता है, ऑपरेशन पहले परफॉर्म होता है। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। आई में 0 था,
अब आई प्लस प्लस का मतलब है कि 0 पुरानी वैल्यू यूज होगी यहाँ पे, प्लस होने से पहले जब आई की वैल्यू यूज हो गई 0 तो आई क्या हो जाएगा, आई आपका 1 हो जाएगा। अब इस आई को क्या मिलेगा, सेकंड आई को जो अपडेटेड वैल्यू 1 है वो मिलेगी, तो इस आई में 1 आ गया, तो 0 + 1 1, तो जे में जो वैल्यू स्टोर होगी वो क्या होगी, 1 स्टोर होगी। और यहां पे जब हम प्रिंट करवाएंगे तो जे की वैल्यू स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो जाएगी, 1 इज द राइट आंसर। आपके आउटपुट क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। द ऑर्डर ऑफ स्टैक पॉइंटर रजिस्टर इज, ये आप लोगों ने, हमने रजिस्टर्स पढ़े हुए हैं, रजिस्टर्स कई तरह के होते हैं, उसमें एक स्टैक पॉइंटर रजिस्टर्स भी होता है। तो स्टैक पॉइंटर रजिस्टर्स किस ऑर्डर पे काम करता है, हमने ऑर्डर बताना है और स्टैक का। स्टैक आपको स्टूडेंट्स पता है कि ये एक कंटेनर है, कंटेनर मींस डाटा स्ट्रक्चर है जहां पे डाटा स्टोर होता है। क्यू भी डाटा स्ट्रक्चर है, ट्री भी है, ग्राफ भी है। तो स्टैक का ऑर्डर बताना है कि स्टैक किस ऑर्डर में डाटा को स्टोर करता है। उसकी ऑप्शन देखिए, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, गार्बेज इन गार्बेज आउट और फर्स्ट इन लास्ट आउट। अब सबसे पहले अगर हम स्टैक को देखें इस डायग्राम में, तो स्टैक के अंदर क्या हो रहा है कि जो भी अल्फाबेट जा रहे हैं वो नीचे पुश होते जा रहे हैं। अब सबसे पहले आपने ए पुश किया, ए सबसे बॉटम में आ गया, उसके बाद बी पुश किया, बी इससे ऊपर आ गया, सी पुश किया, सी इसके ऊपर आ गया। तो ये कौन सी सीक्वेंस यूज हो रहा है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जब हम इसको इसमें से डाटा पॉप करेंगे तो सबसे ऊपर डाटा पड़ा हुआ है डी, वो पहले पॉप हो जाएगा। इसी तरीके से क्यू जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की बेस पे करता है, उसमें जो चीज पहले एंटर होगी वही चीज आपकी पहले पॉप होगी। अगर इसको हम डेली एग्जांपल में देखें तो यहां पे देखिए आप, तो स्टैक जिस तरह आपकी ये बुक एक शेल्फ पे पड़ी हुई है, तो जब आप बुक को शेल्फ पे रखते हैं, जब आपने बुक को पिक करना होता है तो कौन सी बुक पिक करते हैं, जो सबसे लास्ट में रखी होती है आपने। दिस मीन के ये एक लास्ट इन फर्स्ट आउट एग्जांपल है। और क्यू देखें, ये एक एटीएम मशीन है, तो यहाँ पे जो पहले आगे है वो उसकी पहले टर्न आ रही है, तो ये एक क्यू डाटा स्ट्रक्चर की एग्जांपल है। तो आपके जो स्टैक डाटा स्ट्रक्चर है, स्टैक रजिस्टर्स जो हैं वो किस ऑर्डर में, किस सीक्वेंस में डाटा को स्टोर करते हैं, वो है आपका लास्ट इन फर्स्ट आउट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अ प्राइमरी की दैट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन एट्रीब्यूट। जी स्टूडेंट्स, तो रिकॉल करें, ये आपके डाटाबेस की कुछ कीज होती हैं, उस कीज का क्वेश्चन है, ऐसी प्राइमरी की जो कि आपके एक से ज्यादा एट्रीब्यूट पे कंसिस्ट करती है, उसको क्या करते हैं। वन बाय वन देखते हैं इसको। कैंडिडेट की, ऑल्टरनेट की, कंपोजिट की और फॉरेन की। व्हाट इज कैंडिडेट की? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक टेबल है स्टूडेंट का, उसमें स्टूडेंट आईडी की फील्ड है, नेम है, CNIC एड्रेस है। तो कैंडिडेट की क्या होती है, हर वो की जो प्राइमरी की बन सकती है, प्राइमरी की बनने का एलिजिबल होती है, उसको हम कैंडिडेट की कहते हैं। अगर आप इस टेबल में देखें तो आपकी स्टूडेंट आईडी वो भी यूनिक होती है और CNIC ये भी यूनिक होती है। दिस मीन्स कि आपकी स्टूडेंट आईडी और CNIC जो है वो दोनों क्या है, कैंडिडेट की है। उसके बाद ऑल्टरनेट की, अब ये आपकी दोनों क्या थी, कैंडिडेट की थी जो प्राइमरी की बन सकती है। फॉर एग्जाम्पल हमने स्टूडेंट आईडी को यहाँ पे प्राइमरी की लेबल कर लिया। अब जो CNIC जो कि प्राइमरी की बन सकती थी लेकिन बनी नहीं, उसको हम कहते हैं ये हमारी क्या है, ऑल्टरनेट की है। उसके बाद हम बात करते हैं कंपोजिट की। कंपोजिट की क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास टेबल है, उसमें हमने स्टूडेंट आईडी को और नेम, इन दोनों को मिला के आपने प्राइमरी की बनाई, इसको हम कहते हैं ये आपकी क्या है, ये आपकी कंपोजिट प्राइमरी की है। ऐसी प्राइमरी की जो दो या दो से ज्यादा एट्रीब्यूट से मिलकर बनती है, उसको हम कंपोजिट प्राइमरी की कहते हैं। एंड व्हाट इज अ फॉरेन की? फॉरेन की क्या होती है, इस टेबल में ये प्राइमरी की थी स्टूडेंट के टेबल में, ये आपके कोर्स का टेबल है, यहां पे भी स्टूडेंट आईडी यूज हो रही है, तो जब एक टेबल की प्राइमरी की दूसरे टेबल में यूज होगी तो वो वहां पे एज ए फॉरेन की के तौर पे यूज होगी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऐसी प्राइमरी की जो एक से ज्यादा एट्रीब्यूट पे कंसिस्ट करती है, उसको हम कहते हैं वो हमारी कंपोजिट की कहलाती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम? जी स्टूडेंट्स, आपको पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सिंगल यूजर भी होते हैं, मल्टी यूजर भी होते हैं। अब सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होता है? जैसे उसके नाम जाहिर है कि सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज डिजाइन टू अलाउ ओनली वन यूजर टू ऑपरेट अ कंप्यूटर एट द सेम टाइम, जहां पे सिर्फ एक वक्त में एक यूजर आपका कोई भी टास्क, सिंगल टास्क परफॉर्म कर सकता है, उसको हम कहते हैं सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम।
अब यहाँ पे देखें तो यूनिक्स है, विंडोज़ है, मैक और एंड्रॉयड है। आपका जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ करते हैं उसको। आप विंडो में एक वक्त में एक से ज़्यादा यूज़र एट द सेम टाइम मल्टीपल टास्क के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। दिस मीन्स कि विंडो आपका मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी आपका मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। और एंड्रॉयड की बात करें तो आपके मोबाइल्स पे एंड्रॉयड होते हैं, वो भी मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। नाउ वी आर लेफ्ट विद यूनिक्स। यूनिक्स की बात करें या एक और ऑपरेटिंग सिस्टम आपने पढ़ा हुआ है डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसमें एक वक्त में सिंगल यूजर सिंगल टास्क के ऊपर अपनी टास्क परफॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। यहाँ पे एक प्रोग्राम है सी लैंग्वेज का, हमने उसकी आउटपुट बतानी है। अब यहाँ पे अगर देखें तो आपने लूप पढ़ी होगी। यहाँ पे हम एक बात करने लगे हैं डू वाइल लूप की। अगर आप डू वाइल लूप को देखें तो डू वाइल लूप क्या होती है। लूप को पता है आपको, जहां पे सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को हम बार बार रिपीट करते हैं जब तक कंडीशन ट्रू होती है। अब कंडीशनल लूप दो तरह की होती है, एक आपकी डू वाइल है, एक आपकी वाइल लूप है। वाइल लूप जो है वो आपकी उसमें कंडीशन पहले आती है, बॉडी बाद में आती है। लेकिन अगर आप डू वाइल स्ट्रक्चर को देखें तो डू वाइल में ये क्या है, बेसिस के अंदर डेलीमीटर्स के अंदर ये उसकी बॉडी है, तो बॉडी पहले आएगी और ये कंडीशन है, और कंडीशन जो है वो आपकी बॉडी के बाद आएगी। जिसका मतलब क्या है, ये भी आपने पढ़ा होगा कि डू वाइल लूप ऐसी लूप होती है अगर कंडीशन फर्स्ट टाइम फॉल्स भी हो तो आपकी बॉडी वन टाइम जरूर एग्जीक्यूट होती है। तो इसको हम चलाते हैं, c इज इक्वल टू -8, डू बॉडी में आए c प्लस प्लस, c प्लस प्लस क्या करेगा, c की वैल्यू में एक का इंक्रीमेंट कर देगा। नाउ -8 विल बिकम -7, तो c में क्या आ चुका है, -7 आ चुका है। अब जैसे ही बॉडी एंड हुई तो यहाँ पे हमने कंडीशन आ गई c -7 पड़ा हुआ है, -7 इज लेस देन 5, तो ये कंडीशन क्या है, ये कंडीशन फॉल्स है। कंडीशन फॉल्स थी लेकिन आपकी जो बॉडी है वन टाइम एग्जीक्यूट हुई। क्यों? क्योंकि बॉडी पहले है, कंडीशन बाद में है। तो जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई तो अब हम बॉडी में दोबारा नहीं जाएंगे। अब यहां से दोबारा बॉडी से बाहर आ जाएंगे तो प्रिंट करवा देंगे, और सी में जो वैल्यू पड़ी होगी लेटेस्ट वैल्यू वो क्या होगी, वो आपकी -7 पड़ी होगी। तो -7 जो है वो आपकी आउटपुट आएगी इस प्रोग्राम की। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। In hybrid distribution strategy, which kind of fragments are stored at only one site? अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज क्या होती हैं। डाटा को जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसकी 4 स्ट्रेटजीज आपने पढ़ी हैं। नंबर 1 सेंट्रलाइज्ड। सेंट्रलाइज्ड में क्या होता है, जहां पे आपका डाटाबेस मल्टीपल साइट्स की बजाय सिर्फ सिंगल साइट पे डाटा स्टोर होता है। उसके बाद आपने पढ़ा हुआ रेप्लिकेटेड। रेप्लिकेटेड में क्या होता है कि डाटा की कॉपीज बनी होती हैं और वो कॉपीज मल्टीपल साइट्स पे स्टोर होती है। एक थर्ड स्ट्रेटजी है पार्टीशन्ड। पार्टीशन्ड में क्या होता है कि हम डाटाबेस को मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और उन पार्ट्स को हम मल्टीपल साइट्स पे डिप्लॉय कर देते हैं। एंड फोर्थ वन इज कॉल्ड हाइब्रिड डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी। अब आपकी जो हाइब्रिड स्ट्रेटजी है उसमें क्या होता है, उसमें आपका जो डाटाबेस है उसके 2 फ्रेगमेंट्स बनते हैं। अब वो फ्रेगमेंट्स कौन कौन से हैं, एक आपके क्रिटिकल फ्रेगमेंट्स होंगे और एक आपके नॉन क्रिटिकल फ्रेगमेंट्स होंगे। अब क्रिटिकल फ्रेगमेंट्स क्या हैं, ऐसे फ्रेगमेंट्स डाटाबेस का ऐसा पार्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्रिटिकल फ्रेगमेंट्स को आप स्टूडेंट्स मल्टीपल साइट्स पे डिप्लॉय करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, कि अगर आपके पास एक वेस्ट भी हो जाता है तो आपकी उसका बैकअप कहीं और से आपको मिल जाएगा। और जो नॉन क्रिटिकल फ्रेगमेंट्स हैं जो कि लेस इंपॉर्टेंट होते हैं वो आप सिंगल साइट पे स्टोर करेंगे। तो यहाँ भी क्वेश्चन ये था कि हाइब्रिड स्ट्रेटजी के अंदर आपके जो कौन से फ्रेगमेंट हैं जो कि सिंगल साइट पे स्टोर होंगे, तो सिंगल साइट पे आपके नॉन क्रिटिकल फ्रेगमेंट जो है वो स्टोर होंगे। दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। यस, द स्टैंडर्ड आईपी वर्जन 4 एड्रेस इज कंपोज्ड ऑफ अ टोटल ऑफ हाउ मेनी बिट्स। अब आईपी एड्रेस क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। अब आईपी एड्रेस जो है, आईपी एड्रेस एक ऐसा न्यूमेरिकल एड्रेस होता है, न्यूमेरिकल फिगर होता है, न्यूमेरिकल नंबर होता है जो आप हर डिवाइस के साथ अटैच करते हैं जब वो डिवाइस किसी नेटवर्क से अटैच होती है। आपके पास मोबाइल है, आपके पास पीसी लैपटॉप है, जैसे ही वो इंटरनेट से कनेक्ट होगा तो उसको एक आईपी एड्रेस असाइन होगा, वो आईपी एड्रेस उसकी आइडेंटिफिकेशन बन जाता है। और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि आईपी एड्रेस कौन असाइन करता है, तो आपने एक प्रोटोकॉल पढ़ा हुआ है DHCP, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये वो प्रोटोकॉल है जो कि आपकी डिवाइसेस को आईपी एड्रेस असाइन करता है। तो ये तो हो गया आईपी एड्रेस। अब आईपी एड्रेस जो है उसके 2 वर्जन स्टूडेंट्स आ चुके हैं। अगर हम बात करें स्टैंडर्ड वर्जन की तो वो है आईपी वर्जन 4, और दूसरा वर्जन जो है वो है IPv6 या IP वर्जन 6।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट आईपी वर्जन 4, क्योंकि आईपी वर्जन 4 का सवाल है। यहां पे अगर मैं एक आईपी एड्रेस की फॉर्मेट की बात करूं तो आईपी एड्रेस यहां देखें तो आईपी एड्रेस के अंदर आपके एक नंबर्स को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है और हर ग्रुप जो है वो 8 बिट से मिलकर बनता है। 4 ग्रुप्स है, इसका मतलब है कि टोटल एड्रेस आपका IPv4 के अंदर कितने बिट्स का होगा, 32 बिट्स का होगा। और यही अगर हम आईपी वर्जन 6 की बात करें तो आईपी वर्जन 6 में 128 बिट का आईपी एड्रेस जो है वो असाइन होता है। अब आहिस्ता आहिस्ता हम IPv6 में शिफ्ट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि IPv4 के 32 बिट है। अब 32 बिट हमें क्या बताते हैं? ये बताते हैं हमें कि 2 की पावर 32 डिवाइसेस एट द सेम टाइम हम इतनी डिवाइसेस को आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ यूजर इंटरनेट के बढ़ रहे हैं रोज बरोज, तो ये जो नंबर है ये इनसफिशिएंट हो गया। नाउ हमने आईपी वर्जन 6 की तरफ शिफ्ट हुए हैं और वहां पे 128 बिट है। अब अगर इसकी कैपेसिटी की बात करें तो 2 की पावर 128 डिवाइसेस, इसका मतलब है कि ये इतनी डिवाइसेस को आईपी एड्रेस साइन कर सकता है, जो कि हमारे आने वाले 4 से 5 साल की जो नीड है उसको फुलफिल कर रहा है। तो क्वेश्चन था आईपी वर्जन 4 के बारे में, तो उसका राइट आंसर क्या है? 32 बिट या आईपी एड्रेस असाइन होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी मेमोरी स्पेस ऑक्युपाइड बाय कैरेक्टर डाटा टाइप इन सी लैंग्वेज? सी लैंग्वेज में बहुत सी डाटा टाइप्स होती हैं, इंटीजर है, कैरेक्टर है, फ्लोट है। अगर हम बात करें कैरेक्टर की तो कैरेक्टर डाटा टाइप मेमोरी में कितनी जगह ऑक्युपाई करता है? डाटा टाइप जो होती है स्टूडेंट्स, उसके दो बेसिकली उसकी डेफिनेशन के दो पार्ट है। डाटा टाइप एक तो आपको टाइप ऑफ डाटा बताता है कि डाटा स्टोर किस तरह का होगा वेरिएबल के अंदर, और सेकंड चीज ये बताएगा कि वो मेमोरी में कितनी जगह ऑक्युपाई करेगा। अगर हम बात करते हैं उसके एक चार्ट की, तो यहाँ पे देखें कैरेक्टर जो है वो 1 बाइट लेता है मेमोरी में, इंटीजर 2 बाइट, फ्लोट 4 बाइट और डबल 8 बाइट्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन था कि कैरेक्टर मेमोरी में कितनी स्पेस ऑक्युपाई लेगा, तो वो राइट आंसर क्या है? 1 बाइट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगेन हमारा एक प्रोग्रामिंग क्वेश्चन आ गया, उसको हम रन करते हैं। यहाँ पे फॉर लूप लगी हुई है। इससे पहले हमने वाइल लूप का प्रोग्राम किया था। वाइल लूप कंडीशनल लूप होती है जो कंडीशन की बेस पे चलती है, और फॉर लूप को हम कहते हैं काउंटर लूप भी कहते हैं, आइटरेटिव लूप भी कहते हैं। और आमतौर पे हम कहाँ यूज करते हैं? जहाँ पे हमें फिक्स नंबर ऑफ आइटरेशन हमने करनी होती है। मीन्स फर्ज करें आपसे कहा जा रहा है कि 10 टाइम अपना नाम प्रिंट करवाएं, तो यहाँ पे आपको पता है कि आपकी लूप ने 10 टाइम चलना है, उसकी नंबर ऑफ आइटरेशन फिक्स है, तो यहाँ पे हम ऑलमोस्ट जो है वो फॉर लूप यूज करते हैं। अब फॉर लूप के सिंटेक्स की बात करें तो फॉर लूप में सबसे पहले ये चीज़ क्या है? ये इनिशियलाइजेशन है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट लूप का। तो आई में हमने एक वैल्यू स्टोर करवा दी 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसे कहते हैं कंडीशन। तो सबसे पहले आपकी लूप इनिशियलाइज होगी, उसके बाद आपकी लूप कंडीशन चेक होगी। तो आई में 0 है, तो कंडीशन की बात करें 0 इज लेस देन 5, दिस मीन कंडीशन ट्रू हो गई। जब कंडीशन ट्रू होगी तो अगर हम सीक्वेंस की बात करें तो इसके बाद हम कहाँ आते हैं? ये हमारी लूप की बॉडी है, जहां पे सारी उसकी स्टेटमेंट्स पड़ी हुई है, वो एग्जीक्यूट हो गई। अब यहाँ पे क्या हो गया? a प्लस प्लस, तो a में स्टूडेंट 0 है, a प्लस प्लस से a क्या हो गया? 1 हो गया, एक दफा लूप चल गई। अब यहां से हम कहाँ जाएंगे? यहां से हम जाएंगे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पार्ट में। i प्लस प्लस, i में 0 था, अब i में क्या आ गया? i में 1 आ गया। यहां से दोबारा कंडीशन चेक हुई, अब 1 इज लेस देन 5, कंडीशन दोबारा ट्रू है, दोबारा बॉडी में आए, अब आई में क्या आ गया? आई में 2 आ गया। तो ये कब तक चलेगी? 4 तक चलेगी। इसके बाद i2 होगा, i3 होगा, i4 होगा। जैसे ही आपका i2 होगा तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगी। जब 3 होगा a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी। जब i4 होगा तो i की वैल्यू क्या आ जाएगी? a की 5 आ जाएगी। जैसे ही यहां पे i क्या हुआ? 5 हुआ, तो कंडीशन क्या होगी? 5 इज लेस देन 5। हमारी कंडीशन यहां पे क्या हो गई? फॉल्स हो गई। जब कंडीशन फॉल्स होगी तो हम लूप की बॉडी में नहीं आएंगे, हम बॉडी से बाहर आ जाएंगे, और बाहर जब हम a की वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे तो लास्ट वैल्यू जो a में पड़ी होगी, ये वाली वैल्यू, वो वैल्यू क्या होगी? वो 5 होगी। तो 5 इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। विच पार्ट ऑफ लूप सिंटेक्स इज मैंडेटरी? अभी हमने फॉर लूप की बात करी, तो फॉर लूप में पूछ रहा है कि कौन सा पार्ट है जो कि जरूरी होता है, जिसके बगैर लूप एग्जीक्यूट नहीं होती। फॉर लूप में मेन 3 पार्ट होते हैं, इनिशियलाइजेशन होती है, कंडीशन होती है, इंक्रीमेंट होती है। तो ये आपके पास सिंटेक्स है फॉर लूप का। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन है,
ये आपकी सिर्फ वंस होगी, शुरू में होगी, यानी लूप स्टार्ट कहाँ से हो रही है। उसके बाद सेकेंड चीज़ क्या है, कंडीशन है। अगर तो कंडीशन ट्रू है तो हम बॉडी में आ जाएंगे, और बॉडी जब एग्जीक्यूट हो जाएगी उसके बाद हम कहाँ चले जाएंगे, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पार्ट में चले जाएंगे, और फिर यहाँ से दोबारा कंडीशन चेक होगी, फिर बॉडी में। तो ये एक साइकिल है, ये एक लूप है जो कि बार बार चलती जाएगी। कब तक चलेगी, जब तक कंडीशन फुलफिल हो रही है, जब तक कंडीशन ट्रू है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पूरे सिंटेक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट और मैंडेटरी चीज़ क्या है, वो आपकी कंडीशन है, जिसकी बेस पे आपकी फॉर लूप इवेल्युएट हो रही है। और आपको पता है कि लूप जो है फाइनाइट लूप्स भी होती है और इनफाइनाइट लूप्स भी होती है। फाइनाइट लूप क्या होती है, जो टर्मिनेट होती है, और इनफाइनाइट लूप ऐसी लूप जिसमें कंडीशन कभी मीट ही नहीं करती, कभी फॉल्स ही नहीं होती। जब कंडीशन फॉल्स नहीं होगी तो लूप इनफाइनाइट टाइम चलती जाएगी। तो मोस्टली हमारी लूप जो है वो फाइनाइट होती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ OSI मॉडल एट द रिसीवर एंड। अब OSI मॉडल आपको पता है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क मॉडल है, जो हमें बताता है कि जब डाटा सेंडर से रिसीवर तक जाएगा तो कौन कौन सी लेयर्स हैं, कौन कौन से स्टेप्स हैं जहां से होता हुआ आपका रिसीवर तक पहुंचेगा। अब उस लेयर में आपकी जो, अगर हम डायग्राम से देखें तो ये आपकी 7 लेयर्स होती है, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन, सेशन। अब ये सीक्वेंस अगर आप देखें तो ये सेंडर एंड से है, जो सेंड कर रहा है। उसके बाद जब ये रिसीवर पे जाएगा तो इसी सीक्वेंस को हम रिवर्स चलाते हैं। सबसे पहले रिसीवर फिजिकल लेयर पे रिसीव करेगा डाटा, फिर डाटा लिंक लेयर पे जाएगा, नेटवर्क लेयर पे जाएगा, और यहां पे आपका यूजर बैठा होगा जो डाटा को रिसीव करेगा। तो क्वेश्चन क्या है कि रिसीवर पॉइंट ऑफ व्यू से रिसीवर की जो पहली लेयर है वो कौन सी होगी। तो ऑब्वियसली यहां अगर देखें आप तो रिसीवर जो फर्स्ट लेयर है वो कौन सी है, वो आपकी फिजिकल लेयर है। अगर सेंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए कि विच इज द फर्स्ट लेयर एट द सेंडर साइड, तो क्या कहेंगे आप, एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर वो होती है जहां पे यूजर अपना मैसेज टाइप करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप व्हाट्सएप पे कोई मैसेज टाइप कर रहे हैं तो जो व्हाट्सएप का इंटरफेस है वो आपका एप्लीकेशन लेयर होगी आपकी। तो सेंडर एंड से आपकी जो टॉप मोस्ट लेयर है वो एप्लीकेशन लेयर है, बट रिसीवर एंड पे क्योंकि ये प्रोसेस रिवर्स होता है तो यहां पे हम जो फर्स्ट लेयर होगी रिसीवर साइड पे वो कौन सी होगी, फिजिकल लेयर होगी। दैट इज द राइट आंसर। जी नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। नेटवर्क टोपोलॉजी, विच नेटवर्क टोपोलॉजी यूजेस अ हब एज अ सेंट्रल डिवाइस। जी टोपोलॉजी का टॉपिक वहां से क्वेश्चन पूछा गया है। ये कुछ टोपोलॉजीज हैं, रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, स्टार एंड मश टोपोलॉजी। क्वेश्चन क्या है, कौन सी टोपोलॉजी है जिसमें हम एक सेंट्रल हब को यूज करते हैं। अब बेसिकली हब क्या है, हब एक सेंट्रल डिवाइस होती है जो कि पूरे नेटवर्क को मैनेज कर रही होती है। अब इनको देखते हैं वन बाय वन। अगर हम बात करें रिंग टोपोलॉजी की, तो रिंग टोपोलॉजी में सारे जो नोड हैं, जो कंप्यूटर्स हैं, वो इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है, वो एक ही पाथ के साथ अटैच हुए हैं, इनके दरमियान में कोई सेंट्रल डिवाइस नहीं है, तो यहां पे तो हब यूज नहीं हो रही। अब हम बात करते हैं बस टोपोलॉजी की। तो बस टोपोलॉजी में भी क्या है कि एक कॉमन वायर है, कॉमन केबल है, उसे बस कहते हैं। उस बस के साथ सारे सिस्टम अटैच हुए हैं, यहां पे भी कोई सेंट्रल डिवाइस नहीं है। नाउ वी विल टॉक अबाउट मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी पता है आपको कि इंटरनेट की टोपोलॉजी होती है जहां मल्टीपल पाथ होते हैं, मल्टीपल लिंक्स होते हैं, और हर डिवाइस दूसरी डिवाइस से डायरेक्टली अटैच भी होती है। तो यहां भी कोई सेंट्रल डिवाइस नहीं है जो कि उसको ऑपरेट कर रही होती है। नाउ सी द स्टार टोपोलॉजी। अब स्टार टोपोलॉजी में देखें तो ये वो डिवाइस है, वो हब है या वो स्विच है जो कि इस पूरे नेटवर्क को मैनेज कर रहा है। अगर किसी भी डिवाइस डाटा सेंड करना है किसी भी डिवाइस को, तो वो डाटा डायरेक्ट सेंड नहीं करेगा, पहले वो सेंट्रल डिवाइस सेंड करेगा और वो डिवाइस फिर आगे डाटा को फॉरवर्ड करेगी। तो राइट ऑप्शन क्या है, स्टार टोपोलॉजी, जहां पे आपका हब यूज होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगेन एक प्रोग्रामिंग क्वेश्चन आ गया। अब प्रोग्रामिंग क्वेश्चन क्या है, वेरी इंटरेस्टिंग। अब यहां में 3 वेरिएबल्स हैं, i इज इक्वल टू -3, j इज इक्वल टू 2 और k इज इक्वल टू 0। अगर आप यहां देखें तो यहां पे हमने इसको आउटपुट को शो करना है। हमने ये लाइन मेन कंसेप्चुअल लाइन है। अगर इस कंसेप्चुअल लाइन की वर्किंग को देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। यहां पे देखें तो हम चारों को हमने आउटपुट करवाना है, i की वैल्यू, j की भी, k की भी और m की। अगर आप इस लाइन को देखें तो m जिसमें हमने स्टोर करवाना है, प्लस प्लस i यहां पे प्रीफिक्स इंक्रीमेंट हो रहा है। इसका मतलब क्या है,
आई की वैल्यू पहले इंक्रीमेंट होगी और फिर वो एंड होगी जे के साथ। तो आई में स्टूडेंट क्या है, -3, -3 + 1 विल मेक वैल्यू ऑफ आई -2। तो आई में -2 आ चुका है। एंड प्लस जे, जे में क्या पड़ा हुआ है जी, 2 पड़ा हुआ है। प्लस जे मतलब प्रीफिक्स इंक्रीमेंट है, यानी कि जे की पहली वैल्यू इंक्रीमेंट होगी फिर एंड होगी। तो 2 + 1 जे में क्या आ गया जी, 3 आ गया। नाउ वी विल लेफ्ट विद के वैल्यू। अब के में क्या है, 0 है। प्लस के अगेन प्रीफिक्स है। अब यहां पे के की वैल्यू पहले ऐड होगी और फिर एंड होगी, तो के 0 से क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो अब हमारी ये इक्वेशंस क्या बन गई, -2 एंड 3 एंड 1। अब ये इवैल्यूएट होगी और वो स्टोर कहां हो जाएगी, एम के अंदर। अब यहां आप इवैल्यूएट करते हो, एंड ऑपरेटर आपको पता है लॉजिकल ऑपरेटर होता है, और एंड की वर्किंग क्या होती है, एंड में अगर नॉन जीरो वैल्यूज सारी ट्रू हैं तो फिर आंसर ट्रू आता है आपका। एंड में एक भी वैल्यू फॉल्स हो जाए तो आंसर फॉल्स आता है। तो ये वाली वैल्यू क्या है, ये भी आपकी नॉन जीरो वैल्यू है। नॉन जीरो वैल्यू को हम एंड में ट्रू कहते हैं, तो ये ट्रू हो गया। ये भी क्या है, नॉन जीरो वैल्यू है, ये भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। ये 1 क्या है, ये भी ट्रू है, तो ये भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो जब हम तीनों को एंड करेंगे तो ऑब्वियसली एम के अंदर भी ट्रू चला जाएगा, और ट्रू को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एट द एंड जब हमने इसको पूरा वैल्यूएट किया तो एम में वैल्यू क्या पड़ी हुई थी, 1। एम में 1 था, आई में -2 हो गया, जे में 3 हो गया, और के में क्या आ गया, 1 आ गया। अब इसको आउटपुट करते हैं, आई में -2, जे में 3, के में 1 और एम में भी 1। -2 3 1 1। तो अगर आप देखें सीक्वेंस में तो जो ऑप्शन नंबर ए है -2 3 1 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। An ability of database management system DBMS to change in response to growing users need an advanced technology। अगर आप रिकॉल करें डीबीएमएस क्या होता है, डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर है। जितने भी डेटाबेस के ऊपर ऑपरेशंस होते हैं, डाटा को इंसर्ट करना, डिलीट करना, अपडेट करना है, वो जिस सॉफ्टवेयर जिस प्रोग्राम से करते हैं उसको हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। हमारी बुक के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डीबीएमएस यूज हुआ है। इसके अलावा अगर हम हाई लेवल पे जाएं तो ओरेकल भी है, माई सीक्वल भी होता है। अब क्वेश्चन है कि डीबीएमएस के अगर ये चारों देखें तो चारों क्या है, दीज आर कॉल्ड, व्हाट वी कॉल इट, दीज आर फीचर्स ऑफ डीबीएमएस। ये आपके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के चारों फीचर लिखे हुए हैं। अगर हम इन फीचर्स को 1 बाय 1 देखें, पहला फीचर डीबीएमएस है क्या, शेयरेबिलिटी। अब शेयरेबिलिटी का मतलब क्या है कि डेटाबेस को कोई एक सिंगल यूजर यूज नहीं करेगा, बल्कि डेटाबेस जो है वो मल्टीपल यूजर्स पे शेयर होता है। और ये शेयर कौन करवाता है आपका, डीबीएमएस करवाता है। इसे कहते हैं शेयरेबिलिटी। डेटाबेस मस्ट बी शेयर्ड विद मल्टीपल यूजर्स, ये शेयरेबिलिटी है। व्हाट इज अवेलेबिलिटी, क्या डेटाबेस अपने यूजर्स को लिमिटेड टाइम के लिए होता है, 24 आवर में सिर्फ 7 आवर्स के लिए होगा, नहीं, 24 आवर्स के लिए अवेलेबल होगा। तो ये जो अवेलेबिलिटी का फीचर है ये भी आपका डीबीएमएस इंश्योर करवाता है कि डेटाबेस इज 24 आवर्स अवेलेबल टू इट्स यूजर्स। उसके बाद करते हैं इवॉल्वेबिलिटी की। यस, व्हाट इज इवॉल्व, इवॉल्व का मतलब होता है किसी चीज को एक्सपैंड करना। तो यहां पे अगर स्टेटमेंट देखें तो डीबीएमएस फर्स्ट करें, एक डेटाबेस था, उसमें पहले 50 यूजर थे। अब डेटाबेस बढ़ गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा हो गए, अब 200 स्टूडेंट्स हो गए हैं। तो आपके जो यूजर्स हैं वो क्या हो गए हैं, ग्रो हो गए हैं। अब डेटाबेस का एक फीचर है इवॉल्वेबिलिटी। ये फीचर हमें क्या बताता है कि अगर डेटाबेस के यूजर्स इंक्रीज कर जाएं या आप टेक्नोलॉजी में कोई इंक्रीज लेके जाएं तो आपका डीबीएमएस इसको भी हैंडल करेगा। तो दिस इज कॉल्ड इवॉल्वेबिलिटी। नाउ डेटाबेस इंटीग्रिटी, व्हाट इज इंटीग्रिटी। अगर डेटाबेस की टर्म में बात करें तो इंटीग्रिटी के 2 मीनिंग्स है। नंबर 1 इज डेटाबेस की कंसिस्टेंसी, और दूसरी क्या है, डेटाबेस की करेक्टनेस। ये आपके 2 फीचर हैं डेटाबेस के, जिसको हम कहते हैं डेटाबेस की इंटीग्रिटी। कंसिस्टेंसी क्या होती है, कंसिस्टेंसी का मतलब होता है
कि डेटाबेस के अंदर एक रिकॉर्ड जो है वो मल्टीपल टेबल्स में यूज हो रहा होता है। जब आप एक जगह अपडेट करेंगे तो मल्टीपल टेबल पे उसको अपडेट होना चाहिए। अगर ऐसा है तो डेटाबेस आपका क्या है, कंसिस्टेंट है। उसके बाद क्या है, करेक्टनेस। करेक्टनेस का मतलब है डेटाबेस रूल्स के अकॉर्डिंग एंटर हुआ है। अगर डेटाबेस में एक फील्ड है आईडी, उसकी टाइप न्यूमेरिक है, तो उसमें अल्फाबेट ऐड नहीं होगा, उसमें नंबर ही ऐड होगा। अगर डेटाबेस इस फीचर को भी मेंटेन कर रहा है तो इसका मतलब डेटाबेस आपका क्या है, करेक्ट है। इन दोनों फीचर्स को जब हम मिला देंगे तो क्या बनेगा, डेटाबेस इंटीग्रिटी बनेगी। तो ये 4 स्टूडेंट्स क्या हैं, ये फीचर्स हैं आपके डीबीएमएस के। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखें, इनमें से कौन सा फीचर है जो कि यूजर्स के ग्रो होने को या टेक्नोलॉजी ग्रो होने को भी अकोमोडेट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड इवॉल्वेबिलिटी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। द कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स द इंस्ट्रक्शन ओनली इन मशीन लैंग्वेज, सोर्स कोड, असेंबली लैंग्वेज एंड सी लैंग्वेज। हमारा कंप्यूटर जो इंस्ट्रक्शन अंडरस्टैंड करता है वो किस लैंग्वेज में करता है? हमारे पास डिफरेंट मीडियम ऑफ लैंग्वेजेस है, अगर उनको देखें हम, आप सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करते हैं, पाइथन में करते हैं, ये सारी कौन सी हैं, हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस है, जिसमें हम जो प्रोग्राम लिखते हैं उसको सोर्स कोड कहते हैं। और ये सोर्स कोड जो है वो आपका इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स पे कंसिस्ट करता है। तो हाई लेवल लैंग्वेज को या सोर्स कोड को कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं करता, उसे ट्रांसलेट करना पड़ता है। उसके बाद हम बात करते हैं असेंबली लैंग्वेज, जिसको हम मिडल लैंग्वेज भी कहते हैं, जिसमें हम निमोनिक्स यूज़ करते हैं, शॉर्ट नेम्स यूज़ करते हैं। हम टोटल ऑपरेशन की बजाय उसके शॉर्ट नेम कमांड्स यूज़ करते हैं, जैसे लोड की बजाय हम एलडी यूज़ करते हैं, मूव यूज़ करते हैं। तो ये भी कंप्यूटर्स को अंडरस्टैंड नहीं करता। उसके बाद आते हैं हम मशीन लैंग्वेज के ऊपर। अब मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज या 0-1 लैंग्वेज, ये वो लैंग्वेज है जो कंप्यूटर की नेटिव लैंग्वेज है, मदर लैंग्वेज है। ये वो लैंग्वेज जिसको कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है। इसीलिए जब भी हमको प्रोग्राम लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, तो उस प्रोग्राम को हमें ट्रांसलेट करना पड़ता है मशीन लैंग्वेज में, ताकि कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर सके। तो मशीन लैंग्वेज इज़ द राइट आंसर, जो कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका आज का डिस्कशन। होपफुली ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी और आपका जो अपकमिंग ई-कैट टेस्ट आ रहा है उसमें आपको बहुत ये बेनिफिशियल होगा। इस डिस्कशन को थॉरली देखें, अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करें, रिवाइज करें इन चीज़ों को, और यहाँ से आपको अपने क्वेश्चंस के नेचर का भी आइडिया होगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट और सीरीज़ की तरफ चलेंगे, जहाँ आपको मज़ीद 2025 के जो ओरिजिनल क्वेश्चंस जो ई-कैट पेपर में आए हैं उनका हम डिस्कशन करेंगे, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।